नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और इस समय रात के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आज बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष पर जोरदार वार किया, प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है और पीएफआई के नाम में भी इंडिया ही है। तो जवाब में विपक्ष का कहना था कि मोदी जी आप हमें जो कहना चाहते हैं वो कह लीजिए, लेकिन हम इंडिया है। तो दूसरी ओर मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी आज पार्लियामेंट पे यानी संसद में कोई काम नहीं हुआ। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। सियासी संग्राम निशाने पर नाम। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर का ट्यूसडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करनी है। हमें कुछ छुपाना नहीं। ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ और हताश है। इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता है। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भी नाम में इंडिया लगाया गया था। पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। गृह मंत्री दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। इंडिया जहां नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, मोदी जी आप हमें जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, हम इंडिया हैं। इस बीच विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई विकल्प विपक्ष के सामने नहीं बचा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि हर सत्र में हंगामे वाली रणनीति का सूत्रधार कौन है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नाम पर कोहराम। नाम पर कोहराम भी है और नाम पर संग्राम भी है, लेकिन नाम पर छिड़े संग्राम का विश्लेषण स्क्रीन पर अब अवतरित होगा। एनडीए 370 के खिलाफ है, लेकिन ये जो INDIA है, इसके कई दल 370 के साथ रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस। 3 तलाक के विरुद्ध है एनडीए और INDA के कई नेता 3 तलाक के पक्ष में है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी के कई नेता हो। बढ़ता हूं मैं आगे। राष्ट्रवाद पर मुखर है एनडीए। कुछ नेताओं को वंदे मातरम से परहेज है। हाल ही का एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी। वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा में बिफर पड़े और कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। यानी अब ये INDA वाले वंदे मातरम का विरोध करेंगे। बढ़ता हूं मैं आगे। एनडीए खुलकर राम मंदिर के साथ है। कई दल से ज्यादा अधिकतर दल राम मंदिर पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। लालू यादव ने लाल कृष्ण अडवाणी का रथ रोका था। कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव की सरकार बचाई थी जब संतों पर गोली चली थी, जब संतों को मारा गया था, कार सेवकों को मारा गया था। और तो और इसके अलावा चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था एनडीए ने। याद होगा आपको, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए थे। हर नेता ने लगभग INDA के नीतीश कुमार को अगर हम छोड़ दें तो हर नेता ने सबूतों की बात करी थी। बड़ा सवाल सिर्फ नाम के सहारे क्या चुनावी नैया
पार हो जाएगी? ये सवाल मैं कई दिनों से उठा रहा हूं। क्या नाम के सहारे पार हो पाएगी ये चुनावी नैया? ये बड़ा सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी सांसद भारतीय जनता पार्टी के, महुआ माझी सांसद की, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, मूल सवाल इस समय यह है, क्या आपको लगता है जैसा निशिकांत दुबे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्या आपको लगता है कि इंडिया नाम से आप बेफर पड़े हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि ये जो गठबंधन है जिसने तथाकथित रूप से अपना नाम इंडिया रखा है, फ्रस्ट्रेट तो वो है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। अभी तक न इनका नेता तय है, न नीतियां तय हैं, और इनकी नियत तो पूरी तरीके से संदिग्ध है ही। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं। आप सोचिए, फ्रस्ट्रेट कौन नहीं क्यों संदिग्ध है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। सर, नियत क्यों संदिग्ध है? हाँ, बता रहा हूं नियत क्यों संदिग्ध। जी बता रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, छोटे नेता नहीं है, लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है। वो अपने गृह राज्य बंगाल में कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। वो कोर्ट तक चले जाते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। मगर वही तृणमूल कांग्रेस, जिसके लिए इनके सबसे बड़े नेताओं में से एक कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, बेंगलोर में जाके वही डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि खड़गे जी के बाद नंबर 2 पे बोलने के लिए ममता जी को दिया जाता है। अब इसमें नियत को लेकर कहीं कोई मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। सुधांशु त्रिवेदी, आप राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके मित्र भी हैं, विरोधी पार्टी के ही सही, और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वो कहते हैं इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यह बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। आप लोग ही देशद्रोही घोषित करते। अब बताइए, ये उनका स्टेटमेंट है। योर रिप्लाई ऑन दिस। कहिए, मैं इसका मैं विधिवत उत्तर दे देता हूं। पहली बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से अर्थ नहीं हो जाता कि वो भारत का हित चिंतक हो गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, और सिमी स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। दोनों प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। और राजनीतिक दलों में हम ये कहें तो एक जमाने में मुस्लिम लीग भी अपने को इंडियन मुस्लिम लीग कहती थी। मैंने आजादी से पहले भी वो अपने को इंडियन मुस्लिम लीग कहती थी, जिसने देश को बांटा। परंतु अब सवाल ये उठता है कि आपने कैसे कह दिया कि ये लोग उनके साथ हैं? ये बात निराधार है क्या? आमिर जी, ये बताइए, जो आतंकवादी कहते हैं कि अफजल हालात का मारा, वही इंडिया वाले कहते हैं, ये गठबंधन वाले। आतंकवादी कहते हैं जाकिर नाइक शांति का मसीहा है, ये भी कहते हैं शांति का मसीहा है। आतंकवादी कहते हैं याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, ये भी कहते हैं जुडिशियल किलिंग हुई है। आतंकवादी कहते हैं भारत की सेना हमारे लोगों को मार रही है, ये तो एक कदम आगे जाके कहते हैं कि साहब भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है। और तो और आतंकवादी जाके पाकिस्तान से मदद लेते हैं, और इनके छोटे मोटे नेता नहीं, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर, दोनों वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप मोदी को जवाब ले लेते। चरण सिंह आप मोदी को हटाइए। जी। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने, और आतंकवादियों के लिए आंख में आंसू आतंकवादी संगठनों के भी आते हैं, सोनिया जी के भी आते हैं। तो अगर करम और नाम दोनों में कोई बहुत सिमिलरिटी न नजर आ रही हो तो मेरी बात को काट दीजिए। जी। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी की बात का लब्बो-लबाब ये है चरण सिंह सापरा जी, कि आपके पुराने पाप बहुत हैं, तो उन पुराने पापों को धोने के लिए गंगा में एक बार स्नान से तो काम नहीं चलने वाला है। देखिए अमीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आज बयान आया है, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र उन्होंने कंपैरिजन किया है, जी। ये बेहद शर्मनाक बयान है, दिशाहीन बयान है, और ध्यान भटकाने वाला बयान है प्रधानमंत्री जी का। मुझे तो हैरत होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जबान क्यों नहीं कपाई जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई का नाम लिया। क्या वो प्रधानमंत्री भूल गए? आदरणीय प्रधानमंत्री को यह नहीं याद आया कि यही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खदेड़ा है, और इंडियन मुजाहिदीन को नस्तनाबूद करने के लिए जो इंडियन आर्मी, उसके नाम में भी इंडियन आता है। तो ये तमाम सारी बातें ये भूल जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पद की गरिमा उनको रखनी चाहिए। एक सवाल जो और मैंने बोलते पूछा समय आपसे, वो किस तरह से टॉन्ट करने की भाषा बोलते हैं, ये सारा देश देख रहा है। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा, का काम करना ये चाहा, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आप बात लोगों नहीं के करना चाहते, आप वो लोगों इस तरह का वक्तव्य करना चाहते। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आपके पुराने पाप बहुत हैं, कैसे ये वॉल्यूम बढ़ा देंगे? वॉल्यूम आपका बहुत लो है, सुन नहीं रहा मैं इस टेक्निकल ग्लिच को ठीक कराता हूं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी की बातों का मतलब है कि आपके पुराने पाप बहुत हैं, तो कैसे धोएंगे इन पुराने पापों को? क्या इंडिया नाम से सारे पुराने पाप धुल जाएंगे? नहीं, देखिए अमीश जी, यही तो ये करना चाहते हैं ना। इनको आज सवाल पूछें तो ये 9 साल पीछे, 90 साल पीछे जाने को तैयार है, लेकिन आज मणिपुर के ऊपर ये उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं बताएंगे कि वो 2 बेटियों को क्यों इस तरह से निर्वस्त्र कर करके घुमाया गया। ये नहीं बताएंगे कि बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा वार किया है INDA को लेकर, INDIA को लेकर, यानी इंडिया को लेकर। नाम बदलकर छवि बदलने की चाल है, और साथ ही साथ ये कहा है कि एक बच्चा तो बार बार फेल होता है, तो मां बाप क्या उसका नाम बदल देते हैं तो उसका फेल होना क्या बच जाता है? सुधांशु त्रिवेदी, आपके अध्यक्ष का यह ट्वीट क्यों आया, किस लिए आया, और फेलियर वाले बच्चे का जिक्र क्यों इसमें? बहुत साफ बात है। देखिए, ये बातें तो बहुत साधारण सी हैं। नाम से जरूरी नहीं कि आपका जैसा नाम वैसा काम हो। हिंदी में बड़ी पुरानी कहावत है कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं, इसके ऊपर तो हमें याद है अमीश जी, बचपन में काका हाथरसी जी की एक कविता थी। उन्होंने कहा, काम धाम का नहीं है नाम से सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य, और नाम बदल लो कितना न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ में कड़ा लोहे का देखा। ऐसा उन्होंने एक हास्य व्यंग में कविता लिखी थी, जिसका सिर्फ ये अर्थ था कि कोई नाम बदलने से कोई सोचे कि मेरा सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा था, दूर युद्ध से भागते नाम बड़े रणधीर, और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। तो ये एक सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूं, कोई सोचे कि नाम से मैं सारा का सारी चीज वो कर लूंगा। अभी देखे चरण सिंह सापरा जी जोशो जुनून में क्या बोल गए, कहते इंडियन नेशनल कांग्रेस वो है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया था। भाई साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज 1857 में खत्म हो गया था, और कांग्रेस बनी 1885 में, मतलब 38 साल पहले पैदा होने से पहले भगा दिया। तो गजब का तर्क देते हैं आप लोग। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी इसलिए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो स्थिति हुई थी, अंग्रेजों को लगता था कहीं दोबारा वो ना हो जाए, तो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके द्वारा पोषित राइटर विपिन चंद्रा और तमाम वामपंथी इतिहासकार भी कांग्रेस की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी रख चुके हैं, ताकि जैसे प्रेशर कुकर होता ना, प्रेशर ज्यादा हो जाए तो वो सेफ्टी वॉल्व निकलता, थोड़ी हवा निकल जाती है, वैसा करने का प्रयास किया जाता था। और इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, 1885 में बनने के बाद कांग्रेस ने 1930 तक पूर्ण स्वराज्य को कभी अपने प्रस्ताव में आने नहीं दिया। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाना चाहते थे, नहीं लाने दिया गया। चूंकि अंग्रेजों के हिसाब से चलना था, इसलिए 35 साल लग गए इनको, जिसको आप कहते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई, यानी पूर्ण स्वराज की बात कर। अमित जी, जी अब मैं आज की बात कहता हूं। जी, चरण एक सेकंड, चरण सिंह छापरा का रिप्लाई हो जाए इसके ऊपर, क्योंकि आपने वो 35 साल पहले चले गए थे। चरण सिंह छापरा बोलिए, रिप्लाई। देखिए अमित जी, ऐसा मैंने यही तो बात की ना। इनको आज पर सवाल पूछो तो ये 90 साल पीछे चले जाएंगे। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की दलाली की है, तो ये कैसे समझेंगे ये तमाम सारी बातों को। और दूसरी बात ये है कि आज का जो मुद्दा है, जैसे जेपी नड्डा साहब ने आज ये अभी स्टेटमेंट आपने जेपी नड्डा साहब की करी है, ये तो कल को ये भी कह सकते हैं कि भाई पेट्रोल के दाम इसलिए नहीं कम हो रहे क्योंकि वो नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये तो ये भी कह सकते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसीलिए जीवन आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। तो ये तमाम सारे इस तरह से दिशा भूल करने की बातें करते हैं। ये नहीं बात करेंगे कि मणिपुर की स्थिति कब सुधरेगी, मणिपुर के लोगों का जो जख्म है उस पर मरहम कब लगेगा, उस पर चर्चा कब होगी। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर देना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं ने उत्तर देना चाहिए। जी, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकेंड, देन महुआ माझी। हाँ, ठीक है। देखिए, मणिपुर के विषय के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी सत्र शुरू होने से पहले ही अपने मन की कष्ट, वेदना और आक्रोश तीनों की अभिव्यक्ति कर चुके हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में ही कहा है हम तैयार हैं चर्चा के लिए, और आज उन्होंने एक लिखित पत्र भी भेजा है।
विपक्षी दल के दोनों नेता प्रतिपक्षों को, राज्यसभा और लोकसभा को लिखित में भी भेजा है। यानी हमने कहकर भी कहा है गृह मंत्री जी ने, और लिखित में भी कहा है, और कहा कि बैठकर इसका समाधान निकालिए, चर्चा करिए। हम चर्चा को तैयार। आप कहते नियम 176 की तरह नहीं, नियम 267 की तरह चर्चा करेंगे। ये तो वो बात हो गई अमीश जी कि कोई ये कहे कि हम परीक्षा भवन में बैठ के परीक्षा का उत्तर पुस्तिका लिखने को तैयार हैं, मगर ये वाला कलम नहीं, वो वाला कलम नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। और फिर हम कहेंगे हमें उत्तर लिखने नहीं दिया। मेरे साथ ऑपोजिशन की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ माजी जेएमएम, मैं उनका रुख करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जानी मानी लेखिका भी है, राइटर और भी है। 184 नियम में क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है? इसके पीछे राज क्या है? जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, देखिए मैं एक एक 2-3 बातें बताना चाहूंगी। हमारे आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने जो बातें कही, झारखंड से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं निशिकांत दुबे। महुआ जी मेरा सवाल सुनिए ना मैडम। परहेज है तो इंडिया नाम पर कॉपीराइट मानती है भाजपा अपने को, क्योंकि शाइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और जितने भी स्किल इंडिया, ये तमाम नामों का इस्तेमाल आपने किया। पॉलिटिकल बात नहीं है ना, ये तो देश की, ये तो इंडिया नाम का इस्तेमाल हम लोग देश के लिए है, तो उससे आपको नफरत है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया नाम का फुल फॉर्म यहाँ है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। आप इसको क्यों नहीं कहते हैं? आप उसको इंडिया पकड़ के बैठे हैं। टीम इंडिया जीतेगा भारत, ये हमारा स्लोगन है और उसको करके दिखाएंगे। और दूसरी बात, माननीय सुधांशु जी ने जो कही थी यहाँ पर कि बैंगलोर मीटिंग में जब टीम इंडिया की मीटिंग हुई तो उसमें हमारी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी और माननीय खड़गे जी दोनों को एक साथ बुलवाया गया। खड़गे जी को पहले और उनको, जबकि आपस में विरोध है और अधीर रंजन जी ने उनके बारे में कुछ कहा। आप तब इस पर बात क्यों नहीं करते हैं कि महाराष्ट्र में 3 दिन पहले आपने जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, चोर कहा, उनको 3 दिन बाद आपने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। क्या आप उन पर दबाव बनाना चाहते थे? जो आपके पास आ जाए वो सब कुछ बदल जाए, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जाए। तो ये भाजपा का ये दोहरी नीति है, पाखंड है कि जब वो विपक्ष में है तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं, पाले में आ जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। जी मेरा सवाल आपसे अभी हम लोग मणिपुर की मांग कर रहे हैं। एक सेकंड मैडम रुकना पड़ेगा आपको। मैडम महुआ जी रुकना पड़ेगा। मैंने सवाल आपसे पूछ रहा था, वो सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आप ही के एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, झारखंड से ही आते हैं, निशिकांत दुबे। वो कहते हैं इंडिया नाम जोड़ने का आज के समय में फैशन बन गया है। जो अर्बन नक्सल है वो अपने नाम को प्रासंगिक करने के लिए इंडिया नाम जोड़ लेते हैं। ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। जवाब इस बात का, यानी ये विपक्ष का गठबंधन अर्बन नक्सलवादी है, उनका कहना ये है। आप किसको बोलना चाह रहे हैं? आप किसको बोलना चाह रहे हैं? चारों तरफ आपके भ्रष्टाचारी है। जो हमारे झारखंड में पिछली बार भाजपा की सरकार थी, वहां उस समय वहां के जिन नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री पर जो भी आरोप लगे हैं, उनके यहाँ ईडी, सीबीआई कोई नहीं जाता। और उनके तमाम जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो अर्बन नक्सलवादी नहीं है, और सिर्फ जो विपक्ष में है वही है। इनके पास जो भी आए वो शुद्ध हो जाए, और वो बाकी लोग सब अर्बन नक्सलवादी, आतंकवादी और जितने भी नाम है आप उनके लिए। ठीक है, इसमें प्रियंका कक्कड़ का रिएक्शन, देन सुधांशु त्रिवेदी विल रिस्पॉन्ड। ओके प्रियंका कक्कड़, निशिकांत दुबे ने जो बात बोली, योर रिएक्शन। My reaction first is to BJP. देखिए, जी, निशिकांत दुबे is also from BJP. हाँ, my reaction is to the Prime Minister. Let me say that with full responsibility. देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी-कभी बिल्कुल ट्रोल की तरह बिहेव करते हैं, जो बहुत ही दुखद है। मतलब वो आते हैं, आकर विपक्ष को कुछ बोल देते हैं और चले जाते हैं, प्रश्न उत्तर उनके पास वो करते नहीं। ये पार्टी जो है, भाजपा जो है, ये एंटी इंडिया पार्टी है। ये मैं जिम्मेदारी से कहती हूँ। क्यों? 52 ईयर्स तक आरएसएस अपना झंडा, हमारा देश का झंडा, हमारा गर्व, वो अपनी बिल्डिंग पे नहीं फहरा पाया, तिरंगा फहरा नहीं पाया। उसके बाद अब देखिए, ये जो ड्रेस भी पहने इतने सालों तक, हाफ पैंट, वो कहीं से हिंदुस्तानी वस्त्र थोड़ी है, हाफ पैंट में घूमे, हमारा तिरंगा नहीं फहरा पाए। उसके बाद बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है ये। सोचिए, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा इंसान था कि रक्षा सौदे में, देश के रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कन्विक्ट हुआ। ऐसी पार्टी है ये ऐसी पार्टी है कि प्रधानमंत्री जी जब दक्षिण कोरिया जाते हैं तो कहते हैं कि दुर्भाग्य है मेरा कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं। ये जब लंदन जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वहां जाके बोलते हैं कि डॉक्टर्स,
डॉक्टर्स के लिए बहुत गलत बोला उन्होंने, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती। हमारे जवानों के लिए, हमारी सेना के लिए, जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं कि सैनिकों से ज्यादा साहसी व्यापारी होते हैं। ये एंटी इंडिया पार्टी है और इनको इसलिए इंडिया के नाम से प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो सबूत तो विपक्ष के अधिकतर नेताओं ने मांगे, नवजोत सिंह सिद्धू ने मांगे, आपके नेता ने भी मांगे। क्या आपको लगता नहीं है कि सबूत क्या मांगने की तब जरूरत थी? अमीश देव तो ये पुरानी बातें हैं, लेकिन जब आप इंडिया नाम रखोगे और बीजेपी उसको याद कराएगी, इतिहास को याद कराएगी, तो क्या करिएगा? हम भी आपको इतिहास याद करा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि इससे ज्यादा एंटी इंडिया पार्टी देश ने नहीं देखी। प्रधानमंत्री जी को इंडिया से प्रॉब्लम है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री को इंडिया से प्रॉब्लम है, आप एंटी इंडिया पार्टी हैं, कोट एंड कोट प्रियंका कक्कड़। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं इंडिया का अर्थ हमेशा भारत नहीं होता। मैं तो लाइटर नोट एक बात कहूं अमीश जी, नोएडा में आप बैठे, वहां एक मॉल ऑफ इंडिया है ना, तो भारत का राष्ट्रीय मॉल हो गया है? तो क्या बचकानी बात की जा रही है? अरे वो भी तमाम व्यावसायिक संगठनों की तरह एक व्यावसायिक संगठन वो भी है। नहीं जी, हम भी तमाम राजनीतिक दलों की तरह नहीं है। हमने इंडिया रख लिया और कितना देखिए धोखा है इनके में। इंडिया के फुल फॉर्म में अगर इनसे पूछा जाता है तो ये बोलते इंडिया है और फिर कहते हैं जीतेगा भारत। अरे भाई, इंडिया का फुल फॉर्म तो भारत नहीं है। जो आपने INDIA रखा है ना, हमारा है भारतीय जनता पार्टी, हिंदी में भी, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी में भी। तो बीजेपी या भाजपा बहुत साफ समझ में आता है। इनके में अंग्रेजी में तो इंडिया 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 और हिंदी में कह देंगे जीतेगा भारत। जवाब दे दीजिएगा। दर्शाता है। और मैं एक और बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, एक लाइन और कह दूं ईमानदारी से। प्रियंका जी ने जो बात कही, एंटी इंडिया कौन है? एंटी इंडिया वो है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पे वही नहीं पूछता है, बल्कि ये भी पूछता है ये 30 मरे थे कि 300 मरे थे, ये पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे। इस ढंग के सवाल आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पे दुनिया में कोई नहीं पूछता। अभी अमेरिका ने अमन जवाहिरी को मारा, मैं चुनौती तो पूछता हूं, किसी विपक्षी दल ने पूछा क्या अमन जवाहिरी की लाश दिखाओ, सबूत दिखाओ। ओसामा बिन लादेन को मारा गया, किसी विपक्षी दल ने पूछा होगा ओसामा बिन लादेन की लाश दिखाओ, मगर ये लोग पूछते हैं। और चलिए वहां तक ठीक है, बटाला हाउस इनकाउंटर पे चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों का बड़ा नरम हाथ रहता है। और तो और यहां तक कि किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना के ऊपर दोनों एकदम एक सुर में सुर मिलाते हुए रखते हैं। तो एंटी इंडिया कौन है? वो इंडिया नाम रख लेने से अंतर नहीं हो जाता है। सबको बात पता है, यदि शब्द की बात कहेंगे भाषांतर, तो इंडिया और भारत बराबर है, पर भावांतर की बात करेंगे तो इंडिया और भारत में जमीन आसमान का अंतर। आपने सही कहा सुधांशु जी, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें आज गैंगस्टर अब्बास अंसारी भी हैं। जो आपने बात की उसमें आज जितने भी बलात्कारी हैं, ब्रिजभूषण जनता पार्टी आपका नाम हो गया है। आप अगर बात करते हैं इंडिया और भारत की, तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से सुधांशु जी, विच यू नो वेरी वेल, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसको रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फेडरलिज्म को लगातार रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप आज घुमा फिरा के आप ऑर्डिनेंस पे आ जाती है, मतलब फेडरलिज्म और ऑर्डिनेंस पे। आप देखिए, आप इनका, मैं आज सुधांशु जी की डिबेट सुन रही थी, आप सुनिए, आप इतनी इंटरेस्टिंग बात सुनिए। मैं आज सुधांशु जी का डिबेट देख रही थी एक और चैनल पे। सुधांशु जी उस पे कहते हैं कि मणिपुर में प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डिनेंस लाके पलट देते हैं, हाई कोर्ट का भी पलट देते हैं, मणिपुर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। उसको इन्होंने ये कहा, इनके शब्द है, मेरे नहीं। लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो डैमेज वाज डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो they could have brought an ordinance. अगर आप they could have brought an ordinance, अमीश जी, ये तो ऑर्डिनेंस लाने में एक्सपर्ट है, इनको तो पलटने होते हैं। अरे वो फैसला कोर्ट ने बाद में रोक दिया, वो फैसला कोर्ट ने ही बाद में रोक दिया, बट द डैमेज मैं आपको बता रही हूँ, डे मणिपुर हैपेंड, आई सेड दिस। मैं आपको सुधांशु जी की बात बता रही हूँ, उनको कोट कर रही हूँ। सुधांशु a quick reply then चरण सिंह सापरा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, पहली बात, जो ये कहते हैं कि भारत सरकार ने दिल्ली के ऑर्डिनेंस को बदला, नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस क्लॉज के तहत ये ग्रे एरिया है,
इस ग्रे एरिया के हिसाब से ये है, तो वहां पे स्पष्टीकरण हो गया। मगर जो आप फेडरलिज्म की बात कहते हैं, आप तो वो पार्टी हैं जिन्होंने सीए के ऊपर पार्लियामेंट से पारित कानून के खिलाफ विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया। सर आप ऐसा संभव है? आपने उन लोगों को असंवैधानिक काम ले लिया जो कि मतलब पार्लियामेंट के विधेयक के खिलाफ विधानसभा पारित कर दे। पूरी बात कर लूं, पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात, उसके बाद जवाब दीजिएगा। दूसरा, वो नागरिकता से जुड़ा हुआ था। नागरिकता राज्यों का विषय है ही नहीं, केंद्र का विषय है, उस पर आपने पारित कर दिया। और आप तो इतने महान हैं कि किसानों के कानून को पहले विधानसभा पारित कर देती है, फिर विधानसभा पलट के पारित कर देती है। क्या संवैधानिकता पे बात करते हैं? इतना अलटना पलटना तो किसी ने नहीं देखा होगा जितना कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में राजनीतिक से लेके नैतिक से लेके संवैधानिक विषयों में दिखा दिया। जी चरण सिंह सापरा, यू वांट टू मेक अ पॉइंट। क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर जो सबूत मांगे गए उसका एक इंपैक्ट है? 370 के जो खिलाफ बोला गया, 3 तलाक के खिलाफ जो बोला गया, राम मंदिर पर जो सवाल उठाया गया, और हाल ही में आप महाराष्ट्र मुंबई से आते हैं, अबू आसिम आजमी इंडिया के पार्ट है, यानी INDAI इंडिया के पार्ट है, उस इंडिया के पार्ट ने वंदे मातरम बोलने से इंकार कर दिया। क्या कहिएगा? देखिए, अभी एंटी इंडिया पर बहुत सारी बातें हुई, तो मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एंटी इंडिया वो होते हैं जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में जाकर के सरकार बनाते हैं और इनके आला कमान की हाजिरी में मुफ्ती मोहम्मद सईद पाकिस्तान का और अलगावाद का धन्यवाद करते हैं। एंटी इंडिया वो होते हैं जो अलगावादियों को ऑफिशियल स्टेक होल्डर बनाते हैं। अलगावादी वो होते हैं जो रेड कारपेट वेलकम पठानकोट के अंदर ISI को देते हैं। अब एंटी इंडिया वो होते हैं जो आसिया अंद्राबी की फोटो जिनकी सत्ता में बैनर पर आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर आती है। और एंटी इंडिया वो होते हैं जिनकी सत्ता में 10,000 पत्थरबाजों के केस माफ होते हैं और मेजर आदित्य कुमार पर केस होता है। एंटी इंडिया वो होते हैं जिनकी सत्ता में एक तरफा युद्ध विराम होता है। युद्ध विराम किसमें है? पाकिस्तान के आतंकवादियों में और भारत देश की सेना के अंदर। ये 70 साल में पहली बार हुआ है। एंटी इंडिया वो होते हैं जिनका ध्रुव सक्सेना IT सेल का पदाधिकारी पकड़ा जाता है, निरंजन हिजोई आसाम में पकड़ा जाता है, तालिब हुसैन जो है वो जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाता है, वो इनका पदाधिकारी होता है, ताहिर हुसैन देविंदर सिंह के साथ में पकड़ा जाता है। देविंदर सिंह की सारी जितनी कहानी है उसको भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिया है। भैया DYSP देविंदर सिंह कौन है, उसका क्या इतिहास है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री ने आज एक शब्द यूज करा, प्रधानमंत्री ने एक लाइन यूज करी जो आई हमारे पास, ये सूर्य उदय से पहले भोर का समय है, हम एक नए चुनाव की तरफ बढ़ना है, लेकिन ध्यान रखें अभी 1 साल है उस चुनाव के अंदर। तो ये क्या कहने का तात्पर्य है कि सूर्योदय से पहले ये भोर है? सुधांशु त्रिवेदी, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ये सारी पार्टियां दिशाहीन विक्षिप्त हो चुकी हैं, क्यों? केवल येन केन प्रकारेण भाजपा विरोध और मोदी जी के प्रति घृणा में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत फोकस्ड है, दूरदृष्टि के साथ। हमारा मानना है कि 75 वर्ष आजादी का, ये 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है और 2047 में 100 वर्ष पूर्ण होंगे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है। इसमें भारत प्रखरता के साथ उभरेगा। तो जो भारत का सूर्य उदय होने वाला है इस अमृत काल में, उस सूर्योदय से पूर्व की भोर है ये उससे पूर्व का उषा काल है, जिसके लिए अटल जी ने कभी बोला था ना, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो एक प्राची में यानी पूर्व दिशा में अरुणिमा की यानी एक गोल्डन सिल्वर लाइनिंग दिख रही है और उस कारण आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और चरण सिंह सापरा जी की बात का जवाब दे देता हूं इन्हीं के शब्दों में हूबहू। इन्होंने कहा एंटी इंडिया वो है जो PDP के साथ गठबंधन करता है। हां, किसने किया? आपने किया। सरकार कितने दिन चलाई? 10 साल चलाई और उस गठबंधन के चलते हुए अभी भी PDP इन्हीं के साथ है। चरण सिंह सापरा, अभी PDP आपके साथ है, महबूबा मुफ्ती आपके साथ है। अब आप एंटी इंडिया हो गए क्या? पहले BJP एंटी इंडिया थी, अब कांग्रेस एंटी इंडिया है। नहीं, अब आप कांग्रेस एंटी इंडिया हो गई है क्या? अब मतलब ये विपक्षी दल एंटी इंडिया हो गए। ओके, इसका जवाब चरण सिंह सापरा। अब महबूबा मुफ्ती, अब PDP आपके साथ है, आज की तारीख में PDP आपके साथ है। जवाब दीजिए, एंटी इंडिया कौन हुआ आपके लिहाज से? PDP जिसके साथ वो एंटी इंडिया, यानी BJP एंटी इंडिया थी उस समय, आज आप एंटी इंडिया है, PDP आपके साथ है।
आपने खुद मैं बोला उत्तर अभी। देता हूं। जवाब सर। अरे ये सिल्वर लाइनिंग की बात अभी कर रहे हैं, ये सूर्योदय की बात कर रहे हैं, सूरज चमकाने की बात कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं। मणिपुर की जनता को पूछो क्या वहां पर कैसा सूर्योदय हो रहा है, वहां पर कैसी सिल्वर लाइनिंग हो रही है। ठीक है, इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। विपक्ष के तमाम आला नेता वहां मौजूद रहेंगे और बेहद अहम मुद्दे पर यह बैठक है। सोर्सेस के हवाले से खबर है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। और इसके साथ ही एक जुड़ी हुई खबर कांग्रेस से आ रही है। कांग्रेस ने कल व्हिप जारी कर दिया है अपने तमाम सांसदों को और मौजूद रहने का संसद के अंदर। यानी अगर आप इन डॉट्स को जोड़ते हैं तो कल नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लाने की तैयारी कर सकता है। आज इसका इशारा प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के सांसदों के साथ जो बैठक हो रही थी उसमें किया है। यह इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। यानी 2019 के बाद जब से मोदी सरकार चुन के आई है, यह पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा अगर हम सूत्रों की सही मान रहे हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कल सुबह 10:30 बजे मेरे पास पूरी जानकारी आ गई है। कल सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में रूम नंबर 24-25 में कल सुबह 10:30 बजे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये क्लियर कट तरीके से जो इस समय सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है ये है। महुआ माझी, आपका पहला रिएक्शन, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है आप लोग? बिल्कुल। आज जब सुबह हमारी मीटिंग हो रही थी, 10 बजे से मीटिंग थी, तो उसी समय सबसे राय मशवरा किया गया था और सबसे पूछा गया था कि क्या आप लोग चाहते हैं। तो फिर सबने अपनी राय दी, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने इस पर सहमति जताई थी। तो उसके बाद शायद ये निर्णय लिया गया होगा। तो चूंकि ये इतना गंभीर मामला है, जेनोसाइड का मामला है, ये किसी राज्य में घटना नहीं है। अगर मैं मानूं विपक्ष के अगर 10 दल थे तो 10 में से कितने दल? कोशिश हो चुकी है फिर भी नहीं हो रही है, तो निश्चित महुआ जी, अब सवाल सुने ना मेरा। अलावा कोई चारा भी नहीं है टीम इंडिया के पास। महुआ जी, मेरा सवाल ये है, टीम इंडिया के पास कोई चारा नहीं है। हाँ। विपक्ष के अगर 10 दल है मैडम, तो क्या 10 में से कितने दल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के पक्ष में है और कब लाने के पक्ष में है? देखिए, उस पर बहुत ज्यादा खुलकर बात कल नहीं हुई थी। जो भी होगा कल होगा। मैंने आज सुबह नहीं हुई थी, कल मुझे लगता है उस समय क्लियर हो जाएगी बातें। आज जो लोग भी उपस्थित थे उन लोगों से राय मांगी गई थी और उस पर ज्यादातर लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई है। ज्यादातर लोगों ने इस पर सहमति जताई है। चर्चा हुई होगी। जी, यानी इस पर जेएमएम की सहमति है, कांग्रेस की सहमति है? हमारी तरफ से तो सहमति है और बाकी कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। जो कुछ भी होगा कल क्लियर हो जाएगा, अभी मैं नहीं बता सकती। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि सिर्फ 1-2 दल विपक्ष के छोड़कर कोई को सब चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है और जिस दल का विरोध है उसका शायद एक ही सांसद है, यह भी खबर आ रही है और उसकी 2 राज्यों में सरकार है। सूत्रों से यह खबर आ रही है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। उनका कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर समूचा विपक्ष जाता है तो वो भी जाएंगे साथ में, ये भी सोर्सेस कह रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरा सीधा आपसे रिएक्शन है, अब लगभग ये तय है नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। महुआ माझी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आज सुबह बात हुई और बात में अधिकतर दल सहमत थे। देखिए, मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है। अभी डिबेट पे बैठे हुए ही आपके चैनल के माध्यम से जानकारी लगी है, तो इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो गठबंधन जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरा हुआ है, वो पार्टियां जहां एक दूसरे के प्रति घनघोर अविश्वास है, और वो पार्टियां जो कई लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद जनता के विश्वास पे खरी नहीं उतरी, नकारी जा चुकी हैं, वो अगर आकर अविश्वास की कोई बात करना चाहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पार्लियामेंट्री राइट है उनका। सुधांशु त्रिवेदी, आपके आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2019 के बाद पहली बार होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। पार्लियामेंट्री राइट है विपक्ष का ही, और आप कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है। यहाँ विपक्ष की 2 पार्टियां हैं। सुनिए, तो विपक्ष की 2, कांग्रेस भी है, जेएमएम आम आदमी पार्टी को भी गिन लीजिए। देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं। हाँ, मैं बता नहीं, जिस जमाने की बात बता रहा हूं तब ये थे नहीं। भारत के इतिहास में एक ही विश्वास प्रस्ताव हुआ है जहां सर्वोच्च न्यायालय में साबित हो गया
कि रिश्वत देकर पैसा देकर सरकार बचाई गई। वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी 1994। और किस पार्टी पर रिश्वत का आरोप था? झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें शिबू सोरेन जी के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया था कि उन्होंने पैसा लिया था और पैसा लेके सरकार बचाई। हां, कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि भारत के संविधान में विश्वास मत पर कोई सांसद वोट करे उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती। तो संयोग देखिए कि ये दो पार्टियां आज आपके सामने मौजूद थी जिनके ऊपर न्यायालय के द्वारा विश्वास मत में भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध है। यानी प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही है। ये तथाकथित इंडिया में कैसे कैसे लोग शामिल हैं, कैसे कैसे लोग शामिल हैं, इनका विश्वास और अविश्वास कैसा है, देश की जनता इसको बड़ी बात। ओके, जवाब महुआ मांझी, आपका जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस विपक्ष को लेकर बात कर रहे हैं, आप हर राज्य में उस विपक्ष के लोगों को अपनी तरफ खरीद के, आप पता नहीं डर दिखा के, भय दिखा के उनको अपने में शामिल कर रहे हैं। अगर वो विपक्ष में थे तो 2 दिन पहले भी जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, चोर कहते हैं, फिर अपने दल में उनको शामिल कर ले रहे हैं। हर जगह यही हो रहा है। जब टीम इंडिया ने बेंगलोर में मीटिंग की तो आपने छोटी छोटी पार्टियों को, जिनके पास ना तो एक एमपी है ना एमएलए है, उनको भी लेकर आपने दिखाने की कोशिश की है कि आपके पास संख्या बल ज्यादा है पार्टियों की। तो ये तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप एक तरफ उनको कहते हैं कि विपक्ष में सारे लोग भ्रष्टाचारी है, सब पर केस है। केस तो सब पार्टी पे है। भाजपा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर तरह तरह के केस है, और ऐसे ऐसे केस है कि जिस पर उन पर सजा हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन उनको आप शामिल करते हैं। आप लेकिन सुधांशु, ये विपक्ष की स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि जब विश्वास मत पर प्रस्ताव आता है तो क्या आपको, जब प्रधानमंत्री को आना पड़ता है जवाब देने के लिए, तो उससे प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है विपक्ष की रणनीति हो सकती है? बल रही। आपने स्वयं बताया कि ये 2018 में राफेल को लेकर लाए थे अविश्वास प्रस्ताव, और चौकीदार चोर भी बोला था। दोनों ही बातों पे औंधे मुंह गिरे। मेरा मानना यह है कि विपक्ष की मुद्दे से भटकाने की रणनीति इस पे साफ हो जाएगी यदि वो ऐसा करते हैं, और हम तो बहुत तैयार हैं, क्योंकि जब इस पे बात होगी तो फिर तो व्यापक बात होगी ना। पूरे देश के ऊपर, पूरे देश की परिस्थितियों के ऊपर हर चीज पर बातचीत होगी। जो हम भी कहना चाह रहे थे, सब पे बात करिए, मणिपुर पर भी बात होगी, संवेदनशीलता के साथ बात होगी, और फिर पूरे देश पे भी बात होगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, देश के लिए किए गए कार्य, सब पे बातचीत होगी। तो मेरे विचार से तो यदि वो ऐसा करना चाहते हैं तो मैं तो इस बात के लिए कहूंगा कि ये करने के बाद तो जो उनकी थोड़ी बहुत रही सही बची इज्जत है वो भी उघड़ कर जनता के सामने आ जाएगी। जी, मैं चरण सिंह सापड़ा का कह रहे हैं कि टीएमसी ने 24 घंटे का वक्त मांगा था और वो 24 घंटे कल पूरे हो रहे हैं। टीएमसी ने बोला था हमें 24 घंटे का वक्त चाहिए इस पर सोचने के लिए। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन लगभग अब तय है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर आएगा मोदी सरकार के विरुद्ध। लगभग ये तय है। तारीख समय ये विपक्ष निर्धारित करेगा और कल निर्धारित हो जाएगा ये। चरण सिंह सापरा, क्या आपको लगता है जो बीजेपी कह रही है इस समय कि आप लेके आइए, लेकिन यह सब पता लग जाएगा कि आपके असल मन में क्या था? और आपने एक लाइन बोली थी कि पीडीपी जो है वो एंटी इंडिया है, पीडीपी बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी एंटी इंडिया हो गई, आज वो आपके गठबंधन के साथ है तो वो एंटी इंडिया हो जाएगा। हाँ, अमीश जी, जब सत्ताधारी पार्टी की नैतिकता मर जाए और जब उसकी इंसानियत खत्म हो जाए और जब सत्ताधारी पार्टी जिद्दी और हठधर्मी हो जाए, उनकी लाचारी खुलेआम नजर आए कि वो ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, तब जो हमारे प्रावधान है लोकतंत्र के अंदर, हमारी लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जो प्रावधान है, निश्चित रूप से उन प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा। ये तो अभी आपकी अटकलें हैं, इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्या है, महुआ मांझी ने पीडीपी की बात आपने करी है, बोल दिया आज सुबह बात हुई थी और लगभग सब दल सहमत थे। कल व्हिप जारी हो गया है कांग्रेस के सांसदों का। अगर बात हुई है, क्योंकि देखिए मैं तो कोई सांसद नहीं हूं, मैं संसदीय प्रणाली का भाग नहीं हूं, इसलिए संसदीय प्रणाली में जितने प्रावधान है वो विपक्ष और इंडिया जो है वो जरूर उसका वापर करेगा। हम बताएंगे बड़ी पूरे खबर, देश को, एनडीए के खेमे से बड़ी खबर, एनडीए के कुछ घटक दल नहीं चाहते कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए।
उनका कहना है कि अगर ऐसा होगा तो मैसेज गलत जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, योर फर्स्ट रिएक्शन, इंडिया की आप बात कर रहे थे, यहां एनडीए पे सवाल खड़ा हो गया है। सोर्सेज के हवाले से खबर है आपके दो दल नहीं चाहते ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, इससे आप ही पे सवाल खड़ा हो जाएगा। बड़ी बात है, ये दो दल कौन से हैं? कहीं महाराष्ट्र वाले तो नहीं है दोनों दल? सुधांशु त्रिवेदी, क्या करिएगा? मान्यवर, मैं पहली बात तो कहना चाहूंगा, ये जानकारी मुझे आप ही के चैनल में बैठ के डिबेट में मिली है। दूसरी बात, एनडीए के घटक दल नहीं चाहते कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, तो नो कॉन्फिडेंस तो एनडीए का विषय नहीं है, ये तो सो कॉल्ड इंडिया का विषय है। उनका तो कहना है कि विपक्ष को अगर लाएंगे तो सरकार की छवि पे और इम्पैक्ट चाहने पड़ेगा। का कोई औचित्य नहीं है उनका मानना और है यह सरकार की छवि पे हमारा इम्पैक्ट डोमेन पड़ेगा नहीं, डोमेन तो विपक्ष का है। देखिए इंपैक्ट किस पे क्या पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त। ठीक है, वक्त एक अंतराल का है, यानी ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर जारी है। व्यूअर्स, देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। और अब बात एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की। क्या आप जानते हैं व्यूअर्स, भारत के नक्शे के किस हिस्से को चिकन नेक बताया जाता है? आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ को इसके बारे में शायद पता नहीं होगा। तो जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए उनको बता देता हूं कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को चिकन नेक कहा जाता है। दिल्ली में सीए के विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे, उस दौरान आरोप लगे थे कि कुछ लोगों ने भारत की चिकन नेक को काटने का ऐलान किया था। आज ये बात एक बार फिर इसलिए याद आ रही है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़ा शक पैदा करता है। आप सभी जानते हैं कि करीब 3 महीने से मणिपुर में दुखद हिंसा हो रही है और मणिपुर आग में झुलस रहा है। इसे लेकर विपक्ष और सरकार के बीच ठनी हुई है। संसद ठप है, विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन और मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो सरकार भी कह रही है कि मणिपुर की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए। इसके बावजूद संसद में शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी सब कुछ हो रहा है, बस एक चर्चा ही नहीं हो रही है। ध्यान देने वाली बात तो यह भी है कि मणिपुर के बाद मेघालय में भी हालात चिंताजनक है, क्योंकि तुरा में सोमवार शाम को जब सीएम कोनराड संगमा एक अहम बैठक कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त उनके दफ्तर पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, ये रिपोर्ट्स है। लेकिन इस हमले के बाद जो बात सीएम संगमा ने कही है, वो किसी खतरनाक साजिश की ओर एक बड़ा इशारा कर रही है। कोनराड संगमा ने क्या कहा, पहले ये सुनिए और जरूर सुनिए। I asked some of the people to go and speak to the people. They came back to tell us that they have no idea who these people are. They have never seen them here before. For the last 14 days since they have been here sitting and having this fasting, they didn't see these people. And today कोनराड संगमा ने कहा कि जिन लोगों के साथ मैं बैठक कर रहा था, हमलावर उनके लोग नहीं थे। इन संगठनों ने प्रतिनिधियों को भी नहीं पता कि हमलावर कौन थे। 2 जून को मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ ऐसा ही बयान सीएम बीरेन सिंह ने भी दिया था। अगर मणिपुर और मेघालय के मुख्यमंत्रियों की आशंकाएं सही है, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि नॉर्थ ईस्ट में मौजूदा अनरेस्ट प्रायोजित भी हो सकता है, और लगता है। हालांकि जांच से पहले यह सिर्फ आशंका है, लेकिन इस आशंका की असलियत पता लगाने के लिए संसद में बहस जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल और आज दोनों ही दिन विपक्ष से मणिपुर पर चर्चा की अपील करी और चिट्ठी तक लिखी, ताकि सच देश के सामने आ सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चर्चा के लिए हंगामा करा जा रहा है। विपक्ष संसद में डेडलॉक खत्म क्यों नहीं होने दे रहा है, ये कुछ बड़े सवाल है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।